स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, जिन्हें हम क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटियां, क्रिस्टल डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन या प्रारंभिक जानकारी हम लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल में दोष का क्या मीनिंग है। तो देखो, ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, जो निबिड़ संकुलन है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल जालक में किस प्रकार से अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अगर उस व्यवस्था में कहीं पर भी अनियमितता आती है, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु पर अवयवी कण होता है। अगर अवयवी कण वहां से हटकर, अपनी निश्चित स्थिति से हटकर जो अंतराकाश है उनमें आ जाए, या मान लीजिए क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो इस तरह से क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसमें अनियमितता आती है, इर्रेगुलरिटी आती है, नियमित व्यवस्था में विचलन आता है, डेविएशन आता है। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटियां या क्रिस्टल में कमी या अपूर्णता। देखिए, कोई भी क्रिस्टल है वो आइडियल या परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बाहर से वातावरण से टेम्परेचर मिलता है, किसी भी रूप में ऊर्जा मिलती है अवयवी कणों को, तो वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, क्रिस्टल से बाहर भी निकल सकते हैं, और इस तरह से उस व्यवस्था में अनियमितता या विचलन, डेविएशन आता है। तो व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें बहुत बार अनियमितता देखने को मिलती है, और इन्हीं अनियमितताओं को हम क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि के रूप में जानते हैं। तो ये जो अनियमितता है अवयवी कणों की व्यवस्था में, वो किस किस प्रकार से हो सकती है, उनसे कितने प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए आप, ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। जिस ठोस में सारे अवयवी कण जहां होने चाहिए वहीं हैं, तो वो तो कहलाता है परफेक्ट क्रिस्टल। और व्यवहार में कोई भी क्रिस्टल है वो आइडियल या परफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें अगर कोई कमी आती है, कोई विचलन आता है, कोई अनियमितता, इर्रेगुलरिटी आती है, तो उसको कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में कमियां या दोष, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। और इन्हीं को क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटियां, क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हेडिंग आपने अच्छे से नोट कर लिया। चलिए अब इस बात को आगे हम बढ़ाएं, आगे इसको हम समझें। इसके लिए सबसे पहले बच्चों आप डेफिनेशन नोट करेंगे कि क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि, ठोस में अपूर्णता का मीनिंग क्या है। तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें। तो डेफिनेशन नोट कर लें आप, यही मैं डेफिनेशन नोट कर रहा हूं, आप फटाफट अपनी नोटबुक में इसको लिख लें। तो लिखें, क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन, दोनों तरह से इसको बताया जा सकता है। अनियमितता या विचलन को
क्रिस्टल दोष या फिर क्रिस्टल त्रुटि या फिर ठोस में अपूर्णता कहते हैं। ये बच्चों डेफिनेशन होगी कि क्या मीनिंग क्या है इसका, क्या कहना चाहते हैं हम कि ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि से हमारा क्या मतलब है। तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में एक डेफिनेशन में यह बताया गया है कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अवयवी कणों की जो अरेंजमेंट है, उसमें अगर कोई भी अनियमितता या विचलन आता है, उसमें कोई इरेगुलरिटी या डेविएशन आता है, नियमित व्यवस्था में अगर कोई बदलाव देखने को मिलता है, तो उसे क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि या फिर ठोस में अपूर्णता कहते हैं। तो ये हो गई अपने ठोसों में अपूर्णता की डेफिनेशन हो गई, जिसमें सारी बात को एक सारांश के रूप में बताया गया है। तो क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि से हमारा क्या मीनिंग है, यह बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डेफिनेशन के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बच्चों आपको नीचे इसमें लिखना है, नोट करना है कि ये जो हमारे क्रिस्टल दोष क्रिस्टल त्रुटियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। तो उसके जस्ट नीचे की लाइन में बच्चों आप नोट करें, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य रूप से मोटे तौर पर जो क्रिस्टल के दोष हैं उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, मोटे तौर पर कौन से दो प्रकार हैं, ये बात आपको नोट करने के बाद कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, उसके बाद बच्चों नंबर 1 लगाकर ये बात नोट करनी है। क्या है इसमें कि वो अव्यवस्था कहां है। अगर पूरे क्रिस्टल में एक किसी बिंदु विशेष पर, किसी पॉइंट विशेष पर उसके पास अगर अनियमितता है तो उसको हम बिंदु दोष कह देंगे, पॉइंट डिफेक्ट कह देंगे। और अगर अवयवी कणों की पूरी पंक्ति में, पूरी की पूरी लाइन में अगर अनियमितता है तो उसको लाइन डिफेक्ट कह देंगे। तो ये दो प्रकार हैं अपने। तो पहला आप नोट करेंगे, क्रिस्टल में एक बिंदु, और क्रिस्टल में बिंदु का मतलब क्या है, वो पॉइंट, क्रिस्टल बिंदु क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर अवयवी कण स्थित है। तो अगर एक अवयवी कण या एक परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। इसको कहा जाता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो ये पहला प्रकार है बच्चों क्रिस्टल दोष का। क्रिस्टल दोष का पहला प्रकार है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। तो आप इसमें नोट करते समय क्या करेंगे, नंबर 1 लगाकर आप हेडिंग लिखेंगे, नंबर 1 लगाकर आप हेडिंग लिखेंगे और वो क्या होगा, बिंदु दोष, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। पहला प्रकार ये आपने ऊपर नोट किया, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार फर्स्ट, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट, किसी एक बिंदु, और बिंदु से हमारा मतलब है जहां अवयवी कण स्थित है, जहां पर परमाणु स्थित है, उसके चारों ओर की व्यवस्था में अगर अनियमितता है, अगर विचलन है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब दूसरा है बच्चों रेखीय दोष। नंबर 2 आप नोट करेंगे, रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। पूरी की पूरी अवयवी कणों की जो पूरी पंक्ति है उसमें पूरी लाइन में अगर
अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता है तो उसे हम कहेंगे रेखीय दोष। तो दूसरा प्रकार अपना है रेखीय दोष। नंबर 2, रेखीय दोष जो आपने लिखा है उसमें बच्चों ये वाली बात अपने को नोट कर लेनी है कि जालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति, पूरी जो लाइन है उसकी व्यवस्था में अगर अनियमितता या विचलन है तो ये रेखीय दोष होते हैं। तो पूरी रेखा में है, पूरी लाइन में है तो वो रेखीय दोष है, लाइन डिफेक्ट है। ठीक बात है, लाइन डिफेक्ट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपना हेडिंग हो गया ठोसों में अपूर्णताएं, क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल त्रुटियां उसको हमने कहा, उसकी हमने डेफिनेशन लिख ली कि भाई क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें अनियमितता या विचलन को क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष 2 तरीके के होते हैं, इनकी 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी बिंदु दोष है, पॉइंट डिफेक्ट है। उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल के किसी एक बिंदु या परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। और दूसरा प्रकार है रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्रिस्टल में अवयवी कणों की पूरी पंक्ति में अगर कोई अव्यवस्था है, अनियमितता है तो उसे हम कह देंगे रेखीय दोष। क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिमाग में क्लियर रखना जरूरी है बच्चों कि आगे हमें जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ने हैं उनमें केवल और केवल हम पॉइंट डिफेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। लाइन डिफेक्ट जो है, रेखीय जो क्रिस्टल दोष है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल पॉइंट डिफेक्ट को ही आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो हमें आगे केवल और केवल किसको डिस्कस करना है? पॉइंट डिफेक्ट को ही डिस्कस करना है। तो इसी की डिटेल में हम बढ़ते हैं आगे। जो पॉइंट डिफेक्ट है उसी की डिटेल में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो आप, नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में ये वाला आ जाएगा। कौन सा? बिंदु दोष के प्रकार। क्योंकि आगे हमें डिटेल में डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट को ही करना है, बिंदु दोष को ही करना है। तो ये अपना कि ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं पॉइंट डिफेक्ट्स में, तो ये बच्चों आप हेडिंग डाल लें। अब आप बिंदु दोषों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, बिंदु दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहली चीज अपने को इसमें नोट करनी है, वो कौन सी है? बिंदु दोषों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। बिंदु दोष की टोटल 3 कैटेगरी हैं बच्चों। नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री दोष, नंबर 2 अशुद्धता दोष, नंबर 3 नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। फटाफट इन तीनों कैटेगरी के बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए। स्टोइकियोमेट्री दोष जो कि आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ये जो 3 कैटेगरी हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, अशुद्धता और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इन तीनों कैटेगरी में से जो 2 कैटेगरी, 2 जो श्रेणी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और जो पहली कैटेगरी है स्टोइकियोमेट्री दोष, इसको टोटली हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसी की हम बात करते हैं। चलिए, 3 कैटेगरी आपने लिख ली। तीनों कैटेगरी की भाई जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं, उनके 3 वर्ग हैं, 3 क्लास हैं उनकी। स्टोइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। अब अगर ये इनको समझे, हम थोड़ा परिचय लें इनका कि मतलब क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब होता है ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है। स्टोइकियोमेट्री उसकी बनी रहती है क्रिस्टल दोष उत्पन्न होने के बाद भी। और जिस दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित हो जाए, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए, वो कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और किसी एक
पदार्थ के क्रिस्टल में दूसरे पदार्थ को यदि अशुद्धि के रूप में मिला दिया, थोड़ी मात्रा में दूसरा पदार्थ अगर उसमें मिल जाए, मिक्स हो जाए, उससे क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है अशुद्धता दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये तीन कैटेगरी हैं, अलग अलग तीनों को डिटेल में हमें पढ़ना है, तो तीनों को अलग अलग अच्छी तरह से हम समझेंगे। चलिए, अब इसके बाद बच्चों पहली कैटेगरी आपकी कॉपी में आ जाएगी और वो है स्टोइकियोमेट्री दोष। कौन सी कैटेगरी है? स्टोइकियोमेट्री दोष। तो जैसा कि अभी डिस्कस किया अपने, स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टल दोष जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है। बार बार इस बात को डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है, उन क्रिस्टलों को, उन दोषों को बच्चों कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री दोष। तो पहला प्रकार ये लिख लें आप अपनी नोटबुक में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वे बिंदु दोष जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है क्रिस्टल की, इनके उत्पन्न होने से स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। आसान भाषा में अगर स्टोइकियोमेट्री को हम समझें, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, संतुलित समीकरण एक प्रकार से मोटे तौर पर हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, उसमें सपोज करो आप एक छोटा सा क्रिस्टल का टुकड़ा है जिसमें 100 तो हमारे पास Na+ है उस क्रिस्टल में और 100 ही उसमें Cl- है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के आयनों का अनुपात क्या है? 1:1। क्लियर है बात? अब मान लीजिए क्रिस्टल को बाहर से टेम्परेचर मिला, गर्म हुआ, तो उसमें से 2 तो Na+ हैं, वो क्रिस्टल से बाहर निकल गए, 2 Cl- यानी क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर निकल गए। तो अब बच्चों कितने बचे? 98 तो सोडियम आयन रह गए और 98 रह गए क्लोराइड आयन। तो अब इनके बीच में अनुपात कितना है? 1:1। पहले अनुपात कितना था? 1:1। अब अनुपात कितना है? 1:1। तो क्या इस क्रिस्टल दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल में आयनों का जो अनुपात है उस पर कोई प्रभाव पड़ा? क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री है उस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। वो अनुपात जितना पहले था उतना ही अब भी है। तो इस तरह के जो दोष होते हैं, जिन दोषों के उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री पहले की तरह ही रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, वे कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि ये भी बिंदु दोष हैं जिनसे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। एक सिंपल शब्द इसमें विक्षुब्ध के बजाय आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करते हैं। ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा ये आपके। क्लियर है बात? चलो, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मीनिंग क्या है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो मीनिंग है वो क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उनका मतलब होता है कि जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है। अच्छा, अब मोटे तौर पर यदि ये देखें तो किस किस प्रकार से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी क्या श्रेणियां हैं,
उनको यदि हम डिस्कस करें बच्चों, तो देखो मुख्य रूप से तो ये दो प्रकार हैं इनके, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें दो विशेष प्रकार भी इसमें अपन पढ़ेंगे, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए, तो ये आपने स्टोइकियोमेट्रिक दोष ये हेडिंग डाल लिया। अब आप कहेंगे आधारभूत रूप से, बेसिक रूप से यदि देखें तो इनके दो प्रकार हैं। मैंने पहले ही बता दिया, फ्रेंकल और शॉटकी विशेष प्रकार है। मोटे तौर पर स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो तरीके के होते हैं। पहला है बच्चों, तो ये बात नोट करके नंबर 1 आप लिखेंगे, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है, रिक्तिका यानी क्रिस्टल में जहां अवयवी कण होने चाहिए, जहां अवयवी कण होना चाहिए, अगर वहां अवयवी कण नहीं है, वहां से अवयवी कण हट जाता है, तो बताओ उसकी जगह क्या रह जाएगी? खाली जगह रह जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी, वो रिक्तिका दोष। तो जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, जहां अवयवी कण होना चाहिए था लेकिन नहीं है, खाली जगह पड़ी है, तो ऐसा जो दोष होता है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। समझ गए? नाम से ही समझ में आ जाएगा, ये इसमें कुछ याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। रिक्तिका दोष मतलब जब क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, वहां अवयवी कण नहीं होते हैं, तो इसे रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। अब बताओ बच्चों, रिक्तिका दोष अगर किसी क्रिस्टल में उत्पन्न हुआ है तो बताओ उससे घनत्व पे क्या असर पड़ेगा? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन तो जितना ठोस है, ठोस ने जितनी जगह घेर रखी है वो का वही है। अब अवयवी कण कुछ जगहों से अगर गायब हो गए हैं, हट गए हैं, बाहर निकल गए हैं क्रिस्टल से, तो द्रव्यमान तो कम हो गया ना। जितने अवयवी कण हटेंगे अपनी जगह से और बाहर जाएंगे क्रिस्टल से, उतने द्रव्यमान में कमी आ गई ना। तो इसका मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान कम हुआ तो घनत्व भी कम हो गया। यानी रिक्तिका दोष जब उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, तो उससे क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो ये इसका मीनिंग लिखना आपको, फिर नीचे के लाइन में आपको ये वाली चीज नोट करनी है, ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ के घनत्व को ये कम कर देता है। अच्छा, एक चीज स्टोइकियोमेट्रिक दोष की जो डेफिनेशन थी उसके साथ एक चीज बच्चों रह गई थी, इन्हें उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो पढ़ रहे हैं, इनके प्रकार पढ़ रहे हैं हमें, इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है, उष्मागतिकी दोष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये जो दोष है वो क्रिस्टल के गर्म होने से उत्पन्न होते हैं। यानी जब क्रिस्टल को बाहर से उष्मा मिलती है, हीट मिलती है, उससे ये डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन डिफेक्ट्स को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, उष्मागतिकी दोष। तो ये चीज भी उसमें साथ डेफिनेशन के बाद जो आपने लिखा ना, ये दो प्रकार होते हैं, इसके साथ ये चीज भी अपने को नोट करनी है। कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं, उन्हें उष्मागतिकी दोष क्यों कहा जाता है? तो ये क्रिस्टल को गर्म करने से, उष्मा देने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम उष्मागतिकी दोष है। क्लियर है बात? चलिए, तो रिक्तिका दोष की बात हमने क्लियर कर ली कि इससे ठोस के घनत्व में कमी आती है। चलो, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट जो दूसरा प्रकार है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। नंबर 2, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष में क्या हो गया कि जहां जहां क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होने चाहिए वहां वहां तो है ही है, इसके अलावा जो अंतराकाश है, जो इंटरस्पेस है, अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह है, उसमें अगर एक्स्ट्रा अवयवी कण हो तो वो कहलाएगा अंतराकाशी दोष।
जब कुछ अवयवी कण, अब अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु, आयन, 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है, हमने पढ़ रखा है। जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। नाम से ध्यान में रहेगा, ये भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जब किसी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतराकाशों में पाए जाते हैं तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। जालक बिंदुओं पर तो अवयवी कण होते ही होते हैं, वहां पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके अलावा एक्स्ट्रा यदि जो अंतराकाश है, इंटरस्पेस है, उनमें भी अगर अवयवी कण उपस्थित हैं तो उसको अपन कहेंगे अंतराकाशी दोष। अब बताओ घनत्व पे क्या असर पड़ेगा अंतराकाशी दोष का? भाई जहां जहां ठोस में अवयवी कण होने चाहिए वहां तो है ही है, इसके अलावा जो अंतराकाश में वो तो एक्स्ट्रा हो गए ना। एक्स्ट्रा हो गए तो आयतन पर तो कोई असर पड़ा नहीं, ठोस ने जगह तो उतनी की उतनी घेर रखी है। एक्स्ट्रा अवयवी कण होने से द्रव्यमान बढ़ गया, तो द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व भी बढ़ गया। यही कारण है कि अपन कहते हैं कि ये दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, जो रिक्तिका दोष होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, उनसे तो घनत्व में कमी आती है, और जो अंतराकाशी दोष हैं उनसे घनत्व बढ़ता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सामान्यतः स्टोइकियोमेट्रिक दोष के नॉर्मली ये 2 प्रकार हैं जो ठोसों में देखे जाते हैं। अब आयनिक ठोस को यदि हम देखें तो आयनिक ठोसों में ये जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं वो इस सरल रूप में, रिक्तिका, अंतराकाशी दोष इतने सरल रूप में न दिखाई देकर थोड़ा सा अलग रूप से ये दोष आयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं, और उनको अपन फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष कहते हैं। तो यहां यही बात नोट की गई है बच्चों कि आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी, अलग प्रकार से क्यों दर्शाते हैं वो, इसकी वजह बता रहा है कि ये नॉर्मल जो प्रकार है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, यही जो सारे ठोस दर्शाते हैं, तो आयनिक ठोस भी यही क्यों नहीं दर्शा देते, वो विशेष प्रकार क्यों दर्शाते हैं, इसकी वजह बता रहा है कि आयनिक ठोसों में हम जानते हैं आयनिक ठोस है वो आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए Na+Cl- है नमक के क्रिस्टल में, उसमें अगर केवल सोडियम हटता है, क्रिस्टल जालक से बाहर निकलता है, तो पीछे जो क्रिस्टल बचेगा वो फिर विद्युत उदासीन कैसे रहेगा? अगर Na+ उसमें से हटा है तो बचा हुआ क्रिस्टल तो ऋणावेशित हो गया। तो उसमें हर समय क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखा जाना जरूरी है, और उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ही इनमें जो क्रिस्टल दोष हैं वो इन सामान्य प्रकार जो है रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, उनसे थोड़ा अलग अपना व्यवहार वो दर्शाते हैं, अलग तरीके से वो होते हैं। तो उनमें क्या अंतर है, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष से वो किस प्रकार से अलग हैं, इन बातों को अब हम समझेंगे। तो बेसिक जो पॉइंट है ये दोनों प्रकार बताकर फिर नीचे के लाइनों बच्चों अपने को नोट करना है कि आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। ये इन दोषों को सरल रिक्तिका, अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रेंकल और शॉटकी दोष की तरह दिखाते हैं। और ये किसकी बात है बच्चों? आयनिक ठोसों की। किसकी बात है? सिर्फ और सिर्फ आयनिक ठोसों की बात है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली जो क्रिस्टल होते हैं उनमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। अगर उनमें कुछ जालक स्थल रिक्त हैं तो रिक्तिका दोष, और अगर उनमें जालक स्थलों के अलावा अंतराकाश में भी अवयवी कण उपस्थित हैं तो अंतराकाशी दोष। लेकिन क्योंकि आयनिक ठोसों में हमेशा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखे जाना जरूरी है, अतः वे सामान्य रिक्तिका या अंतराकाशी दोष की बजाय स्टोइकियोमेट्रिक दोष के नए प्रकार दर्शाते हैं वो, और वो है फ्रेंकल और शॉटकी दोष। अच्छा, ये जो हमने बात की रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, इन्हें क्रिस्टल जालक का जो चित्र बना हुआ है उसमें भी हम समझते हैं। देखो रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष में आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल जालक है, उसमें ये देखो अवयवी कण है, गोले के रूप में दर्शाए गए हैं। अवयवी कण दिख रहे हैं आपको,
ये अवयवी कण है, और इस व्यवस्था को देखते ही आपके दिमाग में आता है कि यहां भी ऐसा अवयवी कण होना चाहिए था, यहां भी अवयवी कण होना चाहिए था ठोस गोले के रूप में, लेकिन इन दोनों जगहों पर अवयवी कण नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो जालक बिंदु हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, और खाली हैं उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका। तो इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की जो व्यवस्था, उसमें कुछ जगह अगर खाली रह जाए, जैसे इस डायग्राम में 2 जगह खाली दिखाई है हमने, तो उससे उत्पन्न दोष है वो रिक्तिका दोष हो जाएगा। तो रिक्तिका दोष की जो डेफिनेशन आप नोट करेंगे उसके साथ ये डायग्राम है उसको दिखा देना, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए वो बात। चलिए, इसी प्रकार से अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में देखो, जहां जहां नियमित अवयवी कण होने चाहिए थे वहां वहां सारे अवयवी कण हैं। ये जहां जहां होने चाहिए थे वहां हैं। अब इनमें क्या होता है? इसके अलावा इन अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह है, ये इनको कहते हैं इंटरस्पेस। उनमें देखो आप, इंटरस्पेस में अवयवी कण एक, ये एक्स्ट्रा आ गया अवयवी कण, ये यहां पर है। और तो इस प्रकार से अवयवी कण, एक अवयवी कण देखो यहां इस अंतराकाश में इंटरस्पेस में एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो जहां जहां नियमित अवयवी कण होने चाहिए वहां तो है, इसके अलावा जो अंतराकाश है उनमें अतिरिक्त अवयवी कण हैं, तो ये हो गया अंतराकाशी दोष। तो दोनों जो डेफिनेशन आप दिखाएंगे उनके साथ दोनों ये डायग्राम भी आपको बना लेना। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाए जाने वाले जो विशेष क्रिस्टल दोष हैं, विशेष स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष हैं, उनकी ओर हम बढ़ते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों दोष हम पढ़ने जा रहे हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इन्हीं में से सबसे ज्यादा बच्चों आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रश्न के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो कर लेते हैं इनको अच्छे से डिस्कस हम। ये देखिए, सबसे पहले अपने बच्चों इसमें आ जाता है फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष बहुत अच्छे से समझना है इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंकेल दोष इंपॉर्टेंट है काफी। फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या है ये दोष? फ्रेंकेल डिफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, वो देखनी है सबसे पहले अपने को। इस दोष में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है, हेडिंग लिख लिया आपने, फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, किस डिफेक्ट को कहा जाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट, उसकी बात करते हैं। तो आपको क्या लिखना है? लघुतर आयन। आप जानते हैं कि आयनिक ठोस में 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। ऋणायन आकार में बड़े होते हैं, धनायन आकार में छोटे होते हैं। ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है कि लघुतर आयन, और लघुतर आयन का मतलब जो छोटा आयन है, और वो हमेशा कौन सा रहेगा? धनायन। तो इसमें लघुतर आयन अपने वास्तविक स्थान से, जहां उसको होना चाहिए, वहां से विस्थापित होकर, वहां से हटकर इंटरस्पेस में चला जाता है। तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं फ्रेंकेल दोष। ये दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। ये तो पहले ही बात कर चुके हैं हम। फ्रेंकेल दोष, शॉर्टकी दोष दोनों आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाए जाएंगे। क्या होता है फ्रेंकेल दोष में बच्चों? फ्रेंकेल दोष में जो छोटा आयन होता है, धनायन और ऋणायन में से हम जानते हैं धनायन आकार में सदैव छोटे होते हैं। तो धनायन जो होता है छोटे आकार का, वो जहां उसको होना चाहिए वहां से हटकर जो अंतराकाश होता है, इंटरस्पेस होता है, उसमें चला जाता है। इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं फ्रेंकेल दोष। तो ये इसकी
बहुत ही इजी गोइंग डेफिनेशन हो गई, आराम से बात समझ में आ रही है। एग्जाम पूछा जाएगा फ्रैंकेल दोष क्या है, तो हम कहेंगे ये दोष आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें छोटा जो आयन होता है धनायन, वो अपने वास्तविक स्थान से हटकर, वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है। इतनी सी बात है इसमें। देखिए इस बात को इस डायग्राम में अच्छे से हम समझते हैं, अच्छे से यहां पर इस पूरी बात को समझ। तो ये अवयवी कणों की व्यवस्था इसमें आपको अच्छे से दिख रही है। दो प्रकार के धनायन है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये व्यवस्था है अवयवी कणों की। अब इस व्यवस्था में क्या अनियमितता आई है, इसमें विचलन या डेविएशन क्या आया है, उसको समझें आप। तो इस पूरी व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि इस रो में यदि हम देखें तो देखो, पहली बात तो आयनों की व्यवस्था जब भी आप बनाएंगे विपरीत आवेश वाले आयन पास पास होने चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट आयन है वो धनायन था, तो सेकंड रो में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्या रखेंगे, ऋणायन, ताकि प्लस और माइनस सेम आवेश वाले पास पास नहीं आने चाहिए। इनकी व्यवस्था बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है अपने को। तो माइनस प्लस ये हो गया, तो नीचे वाली रो प्लस से शुरू हो गई, ठीक है, इससे नीचे वाली माइनस से शुरू हो जाएगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, यहां धनायन होना चाहिए था, यहां धनायन होना चाहिए था, लेकिन यहां धनायन नहीं है, प्लस नहीं दर्शाया गया यहां पर। यहां वाला जो धनायन था बच्चों, वो इस जगह को छोड़कर यहां से हटकर देखिए यहां आ गया इंटरस्पेस में। ये जो इंटरस्पेस है बीच में, यहां आ गया ये धनायन। क्लियर, अच्छे से दिख रहा है आपको? ये देखो धनायन यहां आ गया, ये यहां होना चाहिए था इस धनायन को, यहां से हटकर ये यहां पर आ गया। तो पहली बात तो ये जो फ्रैंकेल दोष है, इसका डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं होती है कि अपने को कैसे शो करना है, कहीं से भी आज स्टार्ट कर दो। दो तीन बेसिक बातें वो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप धनायन और ऋणायन इसमें दिखाएंगे तो कभी भी दो समान आवेश वाले आयन पास पास नहीं बनाने आपको, ठीक है। और ये व्यवस्था जैसे जितने भी रो आप बनाए, 3 4 5 6 कितने भी बनाए आप, उनमें आपको क्या करना है कि कहीं पर भी किसी भी रो का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, कोई भी एक धनायन जहां होना चाहिए वहां न दिखाकर, वहां उसको एब्सेंट दिखाकर, वहां से हटा हुआ दिखाकर जो इंटरस्पेस है उनमें कहीं से कर देना बस। जैसे यहां पर जो धनायन आया उसको यहां नहीं दिखाया और उस धनायन को यहां इंटरस्पेस में दिखा दिया, तो ये अपना क्या हो गया, फ्रैंकेल दोष। तो फ्रैंकेल दोष की बात जो है, जो कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में बैठ रहा है ना। फ्रैंकेल दोष का क्या मीनिंग है, ये जो दोष है वो आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। पहली बात तो क्या होता है इसमें कि जो छोटे आकार के आयन यानी जो धनायन है, वो अपना जो नियमित स्थान है, अपना जो वास्तविक स्थान है जहां उसको होना चाहिए, जैसे धनायन को यहां होना चाहिए था नियमित व्यवस्था के हिसाब से, वहां से हटकर, वहां से विस्थापित होकर वो अंतराकाश में चला जाता है। और इससे जो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं फ्रैंकेल दोष। अब देखो बच्चों, अगली जो बातें हैं ये तो डेफिनेशन हो गई इसमें, ठीक है। अब ये जो दो प्रकार पढ़े हमने इससे पहले, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, तो हम फ्रैंकेल दोष को उनसे कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इन फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोष को इन्हीं में रख लेते, अलग क्यों, अलग क्या है इनमें, उस बात को समझना, उस बात को पकड़ना आप अच्छे से। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए फ्रैंकेल दोष किस कैटेगरी में आएगा, रिक्तिका दोष में आएगा या अंतराकाशी दोष में आएगा? दोनों में आएगा, दोनों कैटेगरी में है ये, इसीलिए तो अलग है, अलग पढ़ने की आवश्यकता पड़ी इसको। दोनों कैटेगरी में कैसे, दोनों कैटेगरी में ऐसे आया कि जहां से ये धनायन हटा, यहां होना चाहिए था वहां से हटा, और रिक्तिका दोष यही तो होता है कि जहां अवयवी कण होना चाहिए वहां अगर नहीं है तो रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। रिक्तिका दोष है तो यहां धनायन होना चाहिए था, नहीं है, हट गया, खाली जगह रह गई, तो रिक्तिका दोष हो गया।
और अंतराकाशी दोष क्या होता है कि जब अंतराकाश में अवयवी कण होते हैं तो अंतराकाशी दोष है। तो देखो ये धनायन हटकर जहां नई जगह गया है, जहां से हटा है उस जगह तो इसने क्या उत्पन्न कर दिया, रिक्ति का दोष। और जिस अंतराकाश में ये गया है वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न कर दिया इसने, अंतराकाशी दोष। तो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा फ्रेंकेल दोष। तो ये बात आपको डेफिनेशन के नीचे वाली लाइन में बच्चों नोट करनी है कि ये वास्तविक स्थान पर तो रिक्ति का दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। यानी ये दोनों कैटेगरी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंकेल दोष से जुड़ी हुई कि फ्रेंकेल दोष दोनों कैटेगरी में आता है। ये रिक्ति का दोष भी है और ये अंतराकाशी दोष भी है। अच्छा, उसके बाद नीचे की लाइन में बच्चों आप नोट करेंगे कि फ्रेंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। क्यों विस्थापन दोष क्यों कहा जाता है इसको, बोलो। विस्थापन दोष किस लिए कहा, क्योंकि इसमें जो धनायन है वो जहां होना चाहिए था वहां से विस्थापित होकर, वहां से हटकर, वहां से खिसककर नई जगह चला जाता है, नए अंतराकाश में चला जाता है। तो इसमें से धनायन इस दोष में विस्थापित होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन दोष है, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट है। अपनी जगह से विस्थापित हो गया धनायन, अपनी जगह से हट गया, इसलिए इसका नाम विस्थापन दोष भी है। क्लियर है बात, ये नोट करना है अपने को। अच्छा, अगली जो इंपॉर्टेंट बात इस दोष से जुड़ी हुई बच्चों वो क्या है, ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। बताओ घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि इसमें धनायन है वो केवल अपनी नियमित जगह से हटाई तो है, क्रिस्टल से बाहर थोड़ी गया है। केवल यहां होना चाहिए था, यहां ना होकर पास के अंतराकाश में चला गया वो, लेकिन है तो क्रिस्टल के अंदर ही। तो क्रिस्टल का आयतन जितना था उतना ही है, क्रिस्टल का द्रव्यमान जितना था उतना ही है, क्योंकि वो अवयवी कण अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, बाहर नहीं गया वो। इसलिए फ्रेंकेल दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्लियर बात। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि ये कौन से आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके लिए नीचे की लाइन बच्चों आप नोट करेंगे, ये उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। यानी और धनायन और ऋणायन के आकार में काफी अंतर होता है। ये क्यों जरूरी है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो ऋणायन आकार में ज्यादा बड़े होंगे तभी तो उनके बीच में पर्याप्त आकार के अंतराकाश बनेंगे, इतने आकार के अंतराकाश बनेंगे कि उनमें धनायन आ सके, धनायन विस्थापित हो सके। अब मान लीजिए धनायन और ऋणायन के आकार में विशेष अंतर नहीं है, तो उन ऋणायनों के बीच में इतने बड़े आकार का, क्योंकि धनायन का आकार भी लगभग उनके बराबर ही है, तो इतने बड़े आकार का अंतराकाश नहीं बन पाएगा कि उनमें धनायन विस्थापित हो जाए। ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब धनायन का आकार ऋणायन के आकार से काफी छोटा हो, तभी वो उनके बीच में बने हुए अंतराकाश में फिट आ सकता है, विस्थापित हो सकता है। इसीलिए फ्रेंकेल दोष हमेशा उन आयनिक पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनके आकार में अधिक अंतर होता है, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है, सफिशिएंट डिफरेंस होता है। और अब इसके लास्ट में बच्चों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो उदाहरण इसमें देखिए, जिंक सल्फाइड, नीचे एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, जिंक सल्फाइड, और ये तीन सिल्वर के हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। ये इसमें नोट कर लेना। क्लियर है बात। तो सिल्वर वाले जो है इनमें ऋणायन और धनायन के आकार में काफी अंतर होता है, इसलिए वो आराम से ये दिखा सकते हैं।
तो फ्रेंकेल दोष में सबसे पहले हमने डेफिनेशन नोट की कि इसमें छोटा आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है। इस दोष को कहा जाता है फ्रेंकेल दोष। फिर इसको डायग्राम के रूप में हमने क्रिस्टल जालक का एक चित्र लेकर उसको दिखा दिया कि इस तरह से होता है फ्रेंकेल दोष। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद बच्चों इसकी कैटेगरी बताई कि ये फ्रेंकेल दोष है वो दोनों कैटेगरी। इससे रिलेटेड जो पॉइंट 3-4 नोट किए हमने, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इनमें से पहला पॉइंट ये नोट किया हमने कि ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों दोष में आता है। जहां से धनायन हटता है वहां रिक्तिका दोष, जिस अंतराकाश में जाता है वहां अंतराकाशी दोष। नंबर 2 बात फिर हमने ये नोट की कि इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धनायन विस्थापित होकर नई जगह जाता है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये नोट किया कि ये ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें धनायन केवल अपनी लोकेशन को, केवल अपनी जगह को छोड़कर नई जगह पर गया है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया है, इसलिए घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4 जो पॉइंट इसमें हमने नोट किया कि ये कौन से आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये उन आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। तभी तो इतने बड़े आकार के अंतराकाश बनेंगे कि उनमें धनायन आराम से आ सके। और लास्ट में हमने इनके एग्जाम्पल नोट कर ली है। इस प्रकार से बच्चों अपने फ्रेंकेल दोष से रिलेटेड जो बात है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है शॉटकी दोष। कौन सा है? शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष को थोड़ा और अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फटाफट हेडिंग लिख लें आप अपने कॉपी में, शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट। अब इस शॉटकी डिफेक्ट के अंदर वास्तव में होता क्या है, अपन नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं। पहले आपने हेडिंग लिख लिया, शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट, हेडिंग नोट कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे अपन बढ़ जाते हैं और वहां चलकर हम पूरी बात को समझते हैं। क्या मतलब है इसका, वहां इस बात को बच्चों हम समझते हैं। ये देखिए, यहां देखिए, दोबारा से मैं लिख देता हूं यहां पर अपना जो हेडिंग है। डेफिनेशन यहां मैं आपको नोट करवाऊंगा इसकी, है ना। शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट, ये हेडिंग आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, पूरी बात को समझते हैं। तो डेफिनेशन में बच्चों आप लिख लें, इस दोष में क्रिस्टल जालक में से बराबर संख्या में धनायन व ऋणायन गायब, या आप कह सकते हैं लुप्त हो जाते हैं। ये है शॉटकी दोष।
शॉर्ट के दोष में आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं कि आयनों की संख्या वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आयन है वो क्रिस्टल में से निकलकर बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल में से हट जाते हैं, क्रिस्टल में से वो गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं आयन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, बराबर संख्या में, जितने धनायन गायब होंगे उतने ही ऋणायन होंगे, क्योंकि हमें क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखना है। तो बच्चों आपने सबसे पहले हेडिंग लिखा, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट, उसकी डेफिनेशन आपने लिख ली कि इस दोष में क्रिस्टल जालक में से बराबर संख्या में, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, बराबर संख्या में धनायन व ऋणायन गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, बराबर संख्या में हट जाते हैं। इस बात को अच्छे से यहां हम समझेंगे, यहां इसको अच्छे से समझें। देखिए इसको बनाने का तरीका अपन ने पहले डिस्कस किया था कि भाई बनाने के तरीके में हमेशा आप धनायन ऋणायन किसी भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है हमेशा कि विपरीत आवेश वाले आयन आपको पास पास बनाने, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कि 2 प्लस प्लस हमने पास पास बना दिए, 2 माइनस माइनस यानी 2 ऋणायन हमने पास पास दिखा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें तो प्रतिकर्षण होगा। तो विपरीत आवेश वाले आयनों को आपको पास पास दर्शाते हुए इसको बनाना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, धनायन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऋणायन से। जैसे फर्स्ट रो ऋणायन से स्टार्ट किया अपन ने, तो सेकंड धनायन से हो जाएगी, थर्ड ऋणायन से हो जाएगी, अल्टरनेट ये चलता रहेगा। क्लियर बात। अब कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी हो, किसी भी जगह आप दर्शा सकते हैं कि जहां धनायन, जैसे ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें 2 धनायन 2 ऋणायन गायब, आप 3 धनायन 3 ऋणायन में भी उसमें से लुप्त दिखा सकते हैं, 1 धनायन 1 ऋणायन भी लुप्त दर्शा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इसमें क्या किया गया है वो समझते हैं। देखो जैसे ऋणायन धनायन ऋणायन, यहां धनायन होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। इस पंक्ति में अवयवी कणों की पंक्ति में पूरे आयन हैं, इसमें यहां धनायन और उसके बाद यहां ऋणायन होना चाहिए था, नहीं है। इसको मैं अलग कलर में ऋणायन को बना देता हूं, यहां ये ऋणायन होना चाहिए था, ठीक है, और एक ऋणायन ये यहां होना चाहिए था, और अपने धनायन को देखें तो एक धनायन यहां होना चाहिए था। तो कुल मिला के आप क्रिस्टल में देख रहे हैं कि 1 और 2 जो धनायन यहां होने चाहिए थे नहीं है, वो दोनों धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, क्रिस्टल से लुप्त हो चुके हैं वो। इसी प्रकार से 2 ऋणायन क्रिस्टल में से हट चुके हैं, तो बराबर संख्या में 2 धनायन हटे हैं, 2 ऋणायन हटे हैं, तो बराबर संख्या में हटे तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उतना का उतना रह गया, क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं हुई। तो इस प्रकार से बराबर संख्या में जब धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक में से हट जाते हैं, क्रिस्टल जालक में से गायब या लुप्त हो जाते हैं, तो यह क्रिस्टल दोष बच्चों कहलाता है शॉटकी दोष। तो इसकी डेफिनेशन हो गई और चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हमने समझ लिया कि इसका मतलब क्या है शॉटकी दोष का। क्लियर बात। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, या यूं कहें कि इसकी जो विशेषताएं हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें देखो नंबर 1 बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिस्टल के घनत्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो बच्चों, इससे पिछला फ्रैंकल दोष है, उसमें तो धनायन अपने स्थान से हटकर और अंतराकाश में चला गया, क्रिस्टल के अंदर ही तो रहा वो, इसलिए घनत्व पे कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है शॉटकी दोष में, इसमें से धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, वहां से बिल्कुल गायब हो रहे हैं, वो हट रहे हैं क्रिस्टल में से। तो हट रहे हैं, इसका मतलब तो द्रव्यमान में जितने आयन हटे उतनी द्रव्यमान में कमी आ गई, आयतन तो वो का वही है ठोस का, तो द्रव्यमान में कमी आ गई तो घनत्व कम हो गया। तो ये पहली विशेषता आप नोट करेंगे, शॉटकी दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है। क्यों घटाता है, बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया इसका, ठीक है। अब नंबर 2 बात इसमें यदि हम देखें तो ये कौन से आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2,
सोट की दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। जबकि अपन ने फ्रेंकेल दोष में क्या पढ़ा था? फ्रेंकेल दोष में हमने पढ़ा था कि यह उन आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में काफी अंतर होता है, पर्याप्त अंतर होता है। और यह दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। अच्छा, एक चीज इसमें वो कैटेगरी वाली है, वो आपको यहां दी हुई नहीं है, अलग से नोट करनी है आपको। वो कौन सी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये रिक्तिका दोष में आना चाहिए या फिर अंतराकाशी दोष में? बताओ। रिक्तिका दोष में, क्योंकि इसमें से गायब हो रहे हैं उनकी जगह। देखो 1 2 3 4 जगह रिक्तिका बनी है। अब इसमें अंतराकाश में तो अभी कण आता ही नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट बच्चों आप नोट कर लेंगे अलग से। क्या लिखेंगे? यह है रिक्तिका दोष की श्रेणी में आता है। रिक्तिका दोष की श्रेणी में आता है। फ्रेंकेल दोष तो दोनों कैटेगरी में आता है, रिक्तिका में भी और अंतराकाशी में भी। लेकिन सोट की दोष है वो केवल और केवल किस कैटेगरी में आता है? रिक्तिका दोष की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी बातें। उसके बाद लास्ट में बच्चों क्या करना, आपको लिखना है एग्जाम्पल। NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, AgBr, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो चारों एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये 3 तो क्लोराइड हैं और आगे एक ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये एग्जाम्पल देखते, जैसे आपने इससे पहले सोट की जो ये वाला सोट की डिफेक्ट में आपने एग्जाम्पल में AgBr लिखा है, इससे पहले फ्रेंकल दोष है उसमें भी हमने लिखा था AgBr। इट मीन्स AgBr का जो क्रिस्टल है वो दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है, सोट की भी और फ्रेंकेल भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको नीचे अलग से इसको नोट करना है बच्चों। AgBr फ्रेंकल और सोट की दोनों ही दोष दर्शाता है। बहुत बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में यह पूछा गया है, ऐसा कौन सा आयनिक ठोस है जो सोट की और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है? तो AgBr फ्रेंकल और सोट की दोनों दोष दर्शाता है। कारण भाई कौन सा दोष दर्शाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात पर। अगर उस अनुपात में काफी डिफरेंस है तब तो होगा फ्रेंकल दोष, और वो अनुपात लगभग बराबर है तो होगा सोट की दोष। और AgBr में आयनों का त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो मध्यवर्ती होता है, न तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है फ्रेंकेल दोष की तरह, न उनमें समानता होती है सोट की तरह। इंटरमीडिएट है, वो मध्यवर्ती है, इसलिए वो दोनों तरह के दोष प्रदर्शित कर सकता है, फ्रेंकेल भी और सोट की भी। तो ये चीज इस पॉइंट में साथ ही अपन एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप इसमें आगे ये ऐड कर देंगे, क्योंकि AgBr में आयनों की त्रिज्याओं का अनुपात मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट होता है। तो इसके कारण पे अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई AgBr दोनों प्रकार के दोष क्यों दर्शाता है, तो उसमें ये अपने काम में आ जाएगा कि AgBr में आयनों की त्रिज्याओं का Ag प्लस Br माइनस दोनों जो आयन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो मध्यवर्ती है, बीच का है, इंटरमीडिएट है, इसलिए वो सोट की दोष भी दर्शाता है और फ्रेंकेल दोष भी दर्शाता है। इस प्रकार से बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने जो ठोस होते हैं उनके क्रिस्टल जालक में स्टोइकियोमेट्रिक दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उनके कितने प्रकार हो सकते हैं, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है।